हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, यानी वैश्विक तापन। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये ह्यूमन के कारण कैसे और बढ़ता है, नेचुरल वेज से कैसे बढ़ता है प्राकृतिक रूप में, उसके बाद इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी मुहिमें चलाई गई हैं, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस किए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, वो सबको आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य अर्थ होता है तापमान में वृद्धि। और ये तापमान में जो वृद्धि है, इसके कारण ना केवल मनुष्यों को नुकसान होता है, बल्कि जो पेड़ पौधे हैं और जो हमारा वातावरण है, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि है वो मानवीय गतिविधियों के कारण अधिक बढ़ी है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज देखा गया है। एवरेज हमारे अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, और यही जब 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाएगा तब बहुत ज़्यादा हार्म कर जाएगा हम लोग को। हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, वाटर लेवल राइज हो जाएगा। उसके बाद जो डिफॉरेस्ट क्या बोलते हैं, आग लगने की जो समस्या है, जैसे अभी अमेरिका में आग लग जाता है, उस तरह की चीज़ें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या क्या होता है मानवीय रूप में देखा जाए कि ह्यूमन कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, तो वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। वो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, यानी कि पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण वैश्विक तापन बढ़ रहा है। उद्योग से बढ़ता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, यानी अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो घर बना रहे हैं लोग, जिसके कारण भूमि का उपयोग भी अधिक हो रहा है, और अब कंक्रीट के बने घर बन जा रहे हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। परिवहन के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पानी में कचरा छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वाटर जो है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, वाटर का एल्बिडो कम हो जाता है। तो ये सब कुछ ह्यूमन इम्पैक्ट कारण है। अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए कि कौन सी चीज़ें हैं जो वैश्विक तापन को बढ़ा रही हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो ज्वालामुखी का उद्गार है या वोल्केनिक इरप्शन है, उसके कारण हम लोग को वैश्विक तापन में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर सोलर रेडिएशन, यानी कि सौरिक सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसमें भी वो भी बढ़ते घटते रहता है। फिर भूगर्भिक घटनाएं, यानी पृथ्वी के अंदर की जो हलचल हो रही है उसके कारण, और ओशन करंट में चेंज के कारण, और एनिमल्स से भी, यानी जो मवेशी होते हैं उनसे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो कि एक प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस है। अब और कौन कौन से प्रमुख गैसें हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है उसको समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से यानी जैविक ईंधन का प्रयोग करने से, पेड़ पौधों को काटने से और इंडस्ट्रीज़ को यानी उद्योग को लगाने से ये सारी गैसें बनती हैं, और जो कि वैश्विक तापन को बढ़ा रही हैं। फिर मीथेन का भी प्रोडक्शन काफ़ी जगह से होता है। एक तो एनिमल्स हो गया, उसके बाद राइस कल्टीवेशन में, फिर इंडस्ट्री में भी होता है, नेचुरल गैस का ऑयल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में भी मीथेन गैस काफ़ी मात्रा में निकलती है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इंडस्ट्री से, फर्टिलाइज़र से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, जिसके कारण जो हीट है वो ट्रैप होके रह जाता है। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण भी जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है।
जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, स्प्रे, ये सब से HFC निकलता है। फिर ओजोन गैस जो है, वो ओजोन गैस भी एक तरीके से वाटर हीट को आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है, जिसके कारण पूरे ग्लोबल लेवल पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और वाटर वेपर भी एक प्रमुख कारण है जो ऊष्मा को जाने नहीं देता है। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज तो कम है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है वैश्विक तापन का, ग्लोबल वार्मिंग का। एडवांटेज में हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोइंग सीज़न जो है वो बढ़ जाता है, नए नए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब ग्रोइंग सीज़न बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पेड़ पौधों का विकास अधिक हो सकता है। फिर जो शीत ऋतु में जो हम लोग हीटर का ये सब का प्रयोग करते हैं, तो जिसके कारण खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसमें भी कमी आ सकता है, क्योंकि तापमान अधिक बढ़ गया है तो अब अधिक टाइम तक हम लोग को हीटर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसके कारण न्यू शिपिंग रूट्स बन जाएंगे, यानी कि नए समुद्र के मार्ग बन जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगा तो नए समुद्र के मार्ग बन जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे मार्ग तो बनेंगे ही, साथ में बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ने लगेगा उस एरिया में। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो इसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्र के किनारे जो शहर बसे हैं वो डूब जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत सारे जगह पे आग लग जाएगा या फिर वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। उसके बाद ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारे जगह जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ से नदियाँ हिमालय से आती हैं, अगर हिमालय का बर्फ़ पिघल जाएगा तो फिर नीचे वाले शहर जो हैं वो उसमें बाढ़ आ सकता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो सकता है, यानी कि तापमान इतना अधिक बढ़ सकता है जिसके कारण जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि गर्मी का टाइम बढ़ सकता है, ठंडा कम टाइम तक होगा, बारिश कम टाइम तक होगा, इस तरह का सिचुएशन आ सकता है। समुद्र में, ओशन में एसिडिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो रन ऑफ वाटर है, जो इंडस्ट्रीज़ पानी यूज़ करती है उसको सीधे बड़े वाटर के सोर्स में जब डाल देती है तो उसके कारण पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा तो अल्टरनेट रेन पैटर्न्स हो जाएगा, तो कब बारिश होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और साथ में सोशल डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, लोग अपने स्थानों को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने लगेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अगर अब इससे बचने का उपाय की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सतत रूप से कृषि होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल फार्मिंग, कि हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें, ताकि जो सॉइल है वो लंबे टाइम तक हम लोग को फर्टाइल मिले। उसमें अधिक से अधिक ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग को करना चाहिए, ये केमिकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल कम से कम यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और जो गैसेस निकल रही हैं ये सारी चीज़ों से, जिसके कारण हीट ट्रैप होके रह जा रहा है, वो सारी चीज़ों से बचा जा सके। इसके लिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हुए हैं, जैसे कि COP21, UNFCCC, UNEP, IPCC। रियो डे जेनेरो में भी हुआ है अर्थ समिट हम लोग का 1992 में। ठीक है, COP21 में भी हुआ था, जिससे अमेरिका अभी बाहर हो गया है पेरिस एग्रीमेंट से। फिर UNFCCC का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से बहुत सारा
इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ हुआ है। ओज़ोन को लेके, ओज़ोन का डिप्लेशन हो रहा था उसको लेके भी हुआ है। मॉनेट्रल कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था कि ओज़ोन होल के ले होल हो रहा था, उसको लेके कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी चीज़ों पे बात हुआ था। इंडिया भी सब में अपना इनिशिएटिव कर रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज से बचा जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। उसके लिए NAPCC नाम का एक पैनल बनाया गया है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया भी कर रहा है, जैसे नागरकोल में विंड एनर्जी का यूज़ हो रहा है जो कि तमिलनाडु में है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि ये कहता है कि कैसे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपने एनर्जी कंजप्शन को और कम कर सकते हैं और फॉसिल फ्यूल पे जो निर्भरता है, यानी जो जैविक ईंधन पे हमारी निर्भरता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे और भी काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जैसे कि स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, जिसमें UNEP का कॉन्सेप्ट आया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसी तरह से रियो डी जेनेरो में भी सबमिट हुआ था, अर्थ सबमिट। इसके बाद IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं क्लाइमेट को और सुधारने के लिए और क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए। जैसे वियना प्रोटोकॉल की जो बात कर रहे थे वियना कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें ओज़ोन को लेके पहली बार डिस्कशन हुआ था। इसके बाद जो बड़े बड़े देश हैं उसके लीडर्स भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो डेवलपिंग नेशंस को फंड करें, जो डेवलप हो चुके हैं वो नेशन डेवलपिंग नेशन को फंड करें ताकि वो इस तरह के मेजर्स को यूज़ करें जिससे क्लाइमेट को कम से कम इम्पैक्ट हो। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अब जो वर्ल्ड है हम लोग का, वो भी काफ़ी ज़्यादातर अब बातें कर रहा है कि सस्टेनेबल वे में अब डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए इस तरह के ट्रीटीज़ साइन हो रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आने वाले टाइम में एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, इससे बचा जा सके। इसके बाद हम लोग इसका कंक्लूज़न लिख सकते हैं और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।